नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 9 सामाजिक विज्ञान कार्यपत्रक होगा हमारा 5 और यह कार्यपत्रक हमारा 17 अप्रैल 2021 के लिए है। ठीक है, तो विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक यानी आपके जो सामाजिक विज्ञान के जो टीचर है उनका नाम लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने फ्रांसीसी क्रांति के 4 वर्कशीट कर चुके हैं। 1 से 4 में हमने जो पढ़ा था फ्रांसीसी क्रांति क्या था, फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, फ्रांसीसी क्रांति दुनिया को क्या संदेश देती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को हमने अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो उदार गणतंत्र कैसे स्थापित हुआ, पुनः राजतंत्र की ओर कैसे फ्रांस बढ़ा। ठीक है, तो चलिए इस सबको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। 1794 से 1799 यानी इसको उदार गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उदार गणतंत्र यानी नेशनल कन्वेंशन ने एक संविधान का निर्माण करके कार्यपालिका का उत्तरदायित्व 5 सदस्यीय निदेशक मंडल या डायरेक्टरी को सौंपा। यानी कि नेशनल कन्वेंशन जो था वो लोकतंत्र के अकॉर्डिंग चल रहा था, बहुत अच्छा था लोग जो हम नेशनल कन्वेंशन था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कार्यपालिका का उत्तरदायित्व, कार्यपालिका आप सभी को पता है इनका 5 सदस्यीय निदेशक मंडल या डायरेक्टरी को सौंप दिया। नेशनल कन्वेंशन के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन शुरू हो गया। यानी नेशनल कन्वेंशन का शासन हुआ, पहले तो राजतंत्र था, उसके बाद नेशनल कन्वेंशन का शासन हुआ, उसके बाद डायरेक्टरी का शासन अब आ चुका है। ठीक है, तो जो कि 1795 यानी 1795 से लेकर के 1799 तक चला। तो ये पीरियड आपको याद रखना है। अब देखिए, डायरेक्टरी का यह शासन अव्यवस्थित और कठिनाइयों से भरा हुआ था। कैसा शासन था? अव्यवस्थित था, कोई ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं था, उसमें बहुत सारी कमियां थी। ठीक है, संचालक मंडल को सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण एवं सेनाध्यक्षों की नियुक्ति, फ्रांस की ओर से संधि करने या युद्ध करने के अधिकार प्राप्त थे। ये सारे समस्याएं हैं। ठीक है, संचालक मंडल के सामने सबसे प्रमुख समस्याएं थी युद्ध की समस्या, यानी कि युद्ध की समस्या सबसे प्रमुख थी। और डायरेक्टरी के सदस्य अनुभवहीन थे, यानी वो एक्सपीरियंस नहीं था, वो अनुभवहीन थे, अयोग्य थे यानी पढ़े लिखे नहीं थे, तथा भ्रष्ट थे यानी करप्ट थे वो लोग। डायरेक्टरी के शासनकाल में तरह तरह की गड़बड़ी फैलाई गई, यानी कि बहुत सारी गड़बड़ी फैलाई गई डायरेक्टरी के शासनकाल में। बेकारी बढ़ी यानी व्यापार ठप पड़ गया और विदेश नीति भी कमजोर रही। ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता महसूस कर रही थी कि जो देश के अंदर और बाहर शांति स्थापित कर सके। यानी कि डायरेक्टरी कमेटी के अनुसार जो देश का स्थिति है फ्रांस का वो काफ़ी बेकार हो गया था, क्योंकि वो डायरेक्टरी कमेटी के सदस्य सब अनुभवहीन थे, अयोग्य थे, भ्रष्ट थे। लेकिन वहाँ की जनता और उसके कारण जो हुआ वहाँ जो है ना बेकारी बढ़ गई। ठीक है, यानी जो है ना मतलब व्यापार जो है ना काफ़ी वो भी बढ़ गया, व्यापार ठप हो गया। ठीक है, विदेश नीति कमज़ोर हो गया और वहाँ जो है ना मजदूरी ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि जो लोग थे ना वहाँ काम करने वाला वर्कर, उसकी हालत ख़राब हो गई, यानी कि कमज़ोर हो गई। ठीक है, और उसके साथ ऐसी स्थिति में जनता एक अच्छे शासक को ढूंढ रही थी जो कि उस फ्रांस को अंदर में भी बाहर से, यानी कि फ्रांस पर भी अच्छे से नियंत्रण रख सके और दूसरे देशों से भी क्या कर सके, अच्छा संबंध बना सके तथा विदेशी शक्तियों को परास्त कर सके। इस काल में नेपोलियन प्रथम ने सैन्य विजयों द्वारा फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया और अतः डायरेक्टरी के शासन का अंत कर सत्ता पर नियंत्रण किया। और इसके बाद क्या हुआ, जो नेपोलियन प्रथम ने इस सैन्य विजय द्वारा यानी सेना के द्वारा क्या किया, जो इस डायरेक्टरी कमेटी को जो सदस्य था जिसके लोग अनुभवहीन थे, अयोग्य थे, करप्ट थे, भ्रष्ट थे, ये लोगों का पे जो है ना क्या किया, शासन का नियंत्रण किया। डायरेक्टरी कमेटी के शासन का अंत कर खुद पर नियंत्रण लिया, खुद से। ठीक है, तो अब आ गया नेपोलियन प्रथम का शासन आ गया। ठीक है, अब देखिए 1799 से 1814 पुनः राजतंत्र की ओर बढ़ा, फिर से राजतंत्र की ओर बढ़ गया इस दौरान, यानी कि 15 साल में इधर राजतंत्र की ओर। यानी 1799 में नेपोलियन प्रथम ने डायरेक्टरी के शासन का अंत किया और फ्रांस पर का
प्रथम काउंसलर बना और 1804 में उसने अपने सम्राट घोषित किया और इस तरह नेपोलियन के साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत हुई और नेपोलियन ने अपने विजयी अभियानों द्वारा यूरोप का राजनीतिक भूगोल बदल दिया। उसने 1812 में रूस पर आक्रमण किया, यानी कि रूस पे भी नेपोलियन ने आक्रमण किया, जहां सर्दी और वातावरण से उसकी सेना को बहुत क्षति हुई। वहाँ सर्दी ज़्यादा थी, ठीक है। यहीं से उसका पतन शुरू हो गया और 18 जून 1815 वाटरलू के युद्ध में अंतिम पराजय के पश्चात नेपोलियन को सेंट हेलेना में बंदी बना दिया गया और 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि उन्हें नेपोलियन को बंदी बना लिया गया सेंट हेलेना में और 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। और फ्रांस की सिविल संहिता नेपोलियन प्रथम द्वारा 1804 में फ्रांस में लागू की गई। इसे नेपोलियन कोड भी कहते हैं। इस संहिता को बनाने में पुरातन एवं नवीन कानूनों का समन्वय लिया गया। यानी ये जो नेपोलियन कोड है, इसको बनाने के लिए जो है ना क्या हुआ, जिसे नेपोलियन संहिता भी कहते हैं, पुराने एवं नए जो है कानूनों, नए जो है ना नियमों को संग्रह को क्या किया गया, जोड़ा गया, जो कि निम्नलिखित है। जो था जन्म के आधार पर दिए गए विशेषाधिकार को क्या किया था, बंद कर दिया गया था। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रथम और द्वितीय वर्ग के स्टेट के लोगों को जन्म के आधार पर ही उसे विशेषाधिकार था। तृतीय स्टेट के लोगों को जो है ना नहीं, क्योंकि वो टैक्स चुकाते थे। बट इन्होंने क्या किया, जन्म के आधार पर दिए गए विशेषाधिकार को बंद करके अच्छा किया। इसके तहत धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई तथा इसमें कहा गया कि सरकारी नौकरियां उनको मिले जो सर्वाधिक योग्य है। यानी सरकारी नौकरी उन्हें दिया जाए जो योग्य है, जो अच्छा ज़्यादा एजुकेशन रखता है। ज्यूरी की सहायता से खुले में मुकदमा सुनने की व्यवस्था की गई। यानी ज्यूरी की सहायता से जो है ना मुकदमा जो है ना उसको खुले में सुनने की बात की गई। और नेक्स्ट पॉइंट है, कानून के समक्ष सबकी समानता के सिद्धांत को विधि संहिता में स्थापित किया गया। कानून के समक्ष समानता को विधि संहिता में स्थापित कर दिया। विधि यानी कानून, ठीक है। व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई और भूमि पर स्वामी के अधिकार को इतना ठोस बनाया गया जितना वह पहले कभी नहीं था। इसीलिए छोटे किसान नेपोलियन के समर्थन करते थे। नेपोलियन प्रथम की कानून संहिता उसका अस्थायी कार्य सिद्ध हुआ, बहुत अच्छा कार्य सिद्ध हुआ। नेपोलियन ने स्वयं इस कानून संहिता के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा था, मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों में की विजय में नहीं है, मेरी विधि संहिता है। यानी ये देखिए, ये लाइन आपको एज इट इज पूछा जाता है, ये किसने कहा है डियर स्टूडेंट, तो आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा, दे दिया जाएगा, मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्ध की विजय में नहीं है, मेरी विधि संहिता ही ऐसी है जो कभी न मिट सकेगी और न ही चिरस्थायी सिद्ध होगी। तो इस बात को कहने वाले नेपोलियन प्रथम है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन से इसको सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्टरी के शासन में क्या क्या कठिनाइयाँ आई है, नेपोलियन प्रथम किस प्रकार शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा और नेपोलियन संहिता का महत्व है, और नेपोलियन संहिता में दिए गए कानूनों और प्रावधानों को आप किस भी अपने लिए महत्व मानते हैं, क्यों। चलिए इसके आंसर को देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्लास 9 सामाजिक विज्ञान वर्कशीट नंबर 5 है, आसान उत्तर के साथ है डियर स्टूडेंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है, अपने स्कूल ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो चलिए हम इसके आंसर को देखते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट प्रोवाइड कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डायरेक्टरी के शासन में क्या क्या कठिनाइयाँ थी। तो डायरेक्टरी के शासन में निम्नलिखित कठिनाइयाँ थी, जो कि मैं बहुत कम मेंशन किया हूँ। डायरेक्टरी का यह शासन 1794 से 1799 अव्यवस्थित और कठिनाइयों से भरा हुआ था, ठीक है। ये इतना चला था, जिसमें संचालक मंडल के सामने युद्ध की प्रमुख समस्या थी। डायरेक्टरी के सदस्य अनुभवहीन थे, अयोग्य तथा भ्रष्ट थे, ये सबसे बड़ी समस्या थी, ठीक है। तो इतना पॉइंट लिख देंगे, दैट्स इनफ डियर स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, नेपोलियन प्रथम किस प्रकार शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा। तो नेपोलियन प्रथम सैन्य विजयों द्वारा डायरेक्टरी के शासन का अंत कर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, नेपोलियन संहिता का महत्व क्या है। बहुत ही अच्छा महत्व है डियर स्टूडेंट, इसको पूरा आप जो है ना
समझिए। नेपोलियन संहिता का महत्व निम्नलिखित है। नेपोलियन संहिता जनपद आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिए थे। उन्होंने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। ठीक है। और इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई और सरकारी नौकरियों में योग्य व्यक्ति को दिया जाने लगा। सरकारी नौकरी को जो क्या था, योग्य व्यक्ति ही ले सकता है। ठीक है। तो और आप भी और भी लिख सकते हैं, डेट्स इनफ, बट इतना भी काफ़ी है आपका आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ है। डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और स्कूल ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। और इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले आपको वर्कशीट प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि आप एनसीईआरटी बुक पे फोकस करके पढ़ाई करते रहें। ठीक है। तो चलिए, नेपोलियन संहिता में दिए गए कानून और प्रावधानों को आप किस प्रकार से क्या कहते हैं, किस प्रकार से जो है ना, क्या आप अपने लिए महत्व मानते हैं और क्यों। तो नेपोलियन की संहिता में कई कानून और प्रावधान ऐसे हैं जो कि महत्वपूर्ण है, जैसे कि जन्म के आधार पर विशेषाधिकार बंद कर दिए गए थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छी बात है, किसी को विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई। धर्म की स्वतंत्रता जैसे कि सभी लोकतांत्रिक, हमारे भारत में ही देख लीजिए, जो लोकतांत्रिक देश है इसमें धर्म की स्वतंत्रता है। इसे लेकर के हम क्योंकि लोकतांत्रिक देश की एक नीड होती है धर्म की स्वतंत्रता, व्यक्ति की को भी धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत को विधि संहिता में स्थान दिया गया, यानी कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, ये अच्छी बात है। और ये सारे कानून और प्रावधान वर्तमान में भी लोकतंत्र के लिए प्रासंगिक है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो नेपोलियन संहिता अभी भी क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।